नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा से हूँ। आज मैं आपको विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत खंड का स्वास्थ्य रक्षा के अध्याय प्राकृतिक आपदा के भाग 2 का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित अध्ययन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। भूकंप के कारण, प्रभाव, बचाव के उपाय, बाढ़ के कारण, प्रभाव और उनके निवारण के उपाय, सुनामी कारण, प्रभाव, सुनामी पर किस प्रकार से हम प्रबंधन करें, और आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन के क्या चरण होते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब लागू हुआ, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। भूकंप की परिभाषा। भूकंप को हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह के हिलने की घटना को भूकंप कहते हैं। इस तनाव के कारण हल्का सा जो कंपन उत्पन्न होता है उसमें पृथ्वी पर बहुत अधिक हलचल उत्पन्न होती है, और इस हलचल या उथल पुथल के कारण जो विस्तृत क्षेत्र होता है या व्यापक क्षेत्र में तबाही हो जाती है। भूकंप के कारण क्या होते हैं? हमारी धरती मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। इनको हम इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल कोर और क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट और जो मेंटल होती है इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, या इसको हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर की परत होती है और कई वर्गों में विभाजित होती है, जिसको हम लोग इन परतों को या वर्गों को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, या हम कह सकते हैं कि इन प्लेट्स में थोड़ी थोड़ी गति लगातार होती रहती है। ये प्लेट्स जब थोड़ी सी ज़्यादा हिल जाती हैं या अपनी जो एक नियत गति से ये गतिशील रहती हैं, उससे जब ये अधिक गतिशील हो जाती हैं तो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न हो जाती है, और उस स्थिति को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ये प्लेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार दोनों ही तरीके से अपनी जगह से विस्थापित होती हैं, यानी ये लंबाई और ऊंचाई दोनों में ही अपनी जगह से विस्थापित होती रहती हैं, और जब ये विस्थापित होने के बाद अपनी जगह फिर से पाने की कोशिश करती हैं, उस स्थिति में ही पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है। ये जो प्लेट्स होती हैं या ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये जब आपस में टकराती हैं या जब ये वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करती हैं तो उससे सिस्मिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें जो होती हैं यही भूकंप का मुख्य कारण होती हैं, और इस सिद्धांत को अंग्रेजी में प्लेट ऑफ टेक्टोनिक या हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्लेटें लगभग 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील रहती हैं, लेकिन जब ये गति इस गतिशीलता से अधिक हो जाती है, यानी 10 से 40 मिलीमीटर प्रति ईयर से अधिक हो जाती है, तब पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है। हालांकि इस जो प्लेट्स होती हैं इनमें से कुछ की गति थोड़ी अधिक भी होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो सक्रियता, तापीय दशाओं में परिवर्तन, टेक्टोनिक प्लेट्स में तरंगें, जो टकराहट या अन्य आंतरिक कारणों से भी भूकंप आता है। यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिशीलता के अलावा यदि किसी भी वजह से रेडियो सक्रियता है या तापीय दशाओं में आंतरिक परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति में भी भूकंप आता है। ये जो तरंगें होती हैं जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं वहाँ पर जिस क्षेत्र में ये जाती हैं या जितने क्षेत्र तक ये फैलती हैं उस पूरे व्याप्त क्षेत्र में तबाही मचती है, या पूरे क्षेत्र में जो तरंगें होती हैं वो हलचल उत्पन्न करती हैं। ये जो तरंगें होती हैं इनकी तीव्रता को हम लोग रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, और इससे जो मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है वो रिक्टर पैमाने पर उसको प्रकट किया जाता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। 3 या उससे 5 से कम जो रिक्टर स्केल की तीव्रता का जो भूकंप होता है उसके जो परिणाम होते हैं वह दृष्टिगत नहीं होते हैं, यानी वो अधिक घातक नहीं होता है। परंतु 7 की तीव्रता का भूकंप या इससे अधिक की तीव्रता का भूकंप व्यापक स्तर पर तबाही का कारण बनता है। ये भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही समय में पूरे क्षेत्र में तबाही का कारण बनते हैं। ये इनमें इतनी तीव्रता होती है कि ये पूरे नगर के नगर को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। भूकंप का प्रभाव
सबसे पहले झटके और भूमि का फटना, यानी जब भी भूकंप आता है तो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है और तेज़ी से झटके महसूस होते हैं। और इसके साथ ही जब ये जो झटके होते हैं इनके कारण जो भूमि होती है या ज़मीन होती है वह जगह जगह से फट जाती है, और ये जगह जगह से फटने के कारण ही बड़ी बड़ी इमारतें अपना स्थान या अपनी जो ज़मीन होती है उसको छोड़ देती हैं और धराशायी हो जाती हैं। इसी के कारण बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, सड़कें होती हैं, वह ध्वस्त हो जाती हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन, जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से ज़मीन फटने के कारण, चट्टानों में दरार आने के कारण जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वह तीव्र होती हैं, और इस भूस्खलन के कारण ही जनहानि अधिक होती है। हिमस्खलन, जब दरारें आती हैं या पृथ्वी हिलती है तो उसकी वजह से जो हमारे बर्फीले इलाके हैं या जो जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो खिसकने लगती हैं। यह हिमस्खलन चट्टानों के हिलने के कारण तीव्रता से होता है। मिट्टी द्रवीकरण, सामान्य परिस्थिति में मिट्टी जो है वह ठोस अवस्था में होती है, परंतु भूकंप के कारण जो मिट्टी की स्थिरता है या जो मिट्टी का आपका कठोरता है वह खत्म हो जाती है और मिट्टी तरल अवस्था में आ जाती है। इस द्रवीकरण के कारण ही जो बड़ी इमारतें हैं, बांध हैं या सड़कें हैं, वह अपनी कठोरता को या मजबूती को छोड़ देती हैं और आसानी से धराशायी हो जाती हैं। सुनामी, चूँकि जब पृथ्वी हिलती है तो उसका जो व्यापक असर है वह समुद्र की लहरों पर भी पड़ता है और समुद्र में भी कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण सुनामी आती है और सुनामी भी व्यापक स्तर पर तबाही लाती है। बाढ़, जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से भूस्खलन होता है और भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नदी की धाराओं में गिर जाती हैं, और इन नदी की धाराओं में चट्टानों के गिरने के कारण जो नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है और जिसकी वजह से उस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना हो जाती है। हिमस्खलन, जो बाढ़ होती है बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स के पिघलने से, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं या बर्फीली चट्टानें हैं ये नदियों में आ गिरती हैं, जिसकी वजह से नदियों के जल स्तर में तीव्रता से वृद्धि होती है और नदी जो है वो जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। मानव प्रभाव, चूँकि भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, जिससे जन हानि और धन हानि होती है। सड़कों के नष्ट हो जाने की वजह से लोग अपने रोजगार के लिए नहीं जा पाते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यातायात के साधन हैं, वह बंद हो जाते हैं या कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कभी कभी आवश्यक वस्तुओं की भी परेशानी उठानी पड़ती है। चिकित्सा संबंधी जो सेवाएं होती हैं वह प्रभावित होती हैं, लोगों में महामारियों का खतरा फैलता है, लोगों के जो जमा पूंजी है वह नष्ट हो जाती है, बने बनाए मकान जो है वह नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मनुष्यों का जीवन है या मानव जीवन है उस पर अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार भूकंप की जो तीव्रता है वह पूरे शहर के शहर को नष्ट करने की शक्ति या ताकत रखती है। इसमें जो घर हैं वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इसके साथ साथ ही जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ पे आप देखिएगा कि बाढ़ का पानी भी भरा हुआ है या पानी जो नदियाँ हैं वह अपने जो जल स्तर को शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करा देती हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में महामारी का या जल से फैलने वाले जो रोग होते हैं, मच्छरों का, कीटाणुओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही जो ये टूटे हुए घर होते हैं इनमें कभी कभी जो मनुष्य होते हैं वह दब जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो मृत शरीर हैं उनको आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, जिनकी वजह से भी जो दुर्गंध फैलती है और साथ ही साथ रोग भी उत्पन्न होते हैं। भूकंप से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? चूँकि भूकंप एक भूवैज्ञानिक घटना है या भौगोलिक घटना है तो इसको पूर्णतया रोका नहीं जा सकता है, ना ही पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु कुछ उपाय करके हम इसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। भूकंप की आशंका होने पर इसकी तुरंत सरकारी स्तर पर चेतावनी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो गति है उसकी जो वैज्ञानिक हैं वह आशंका पहले से ही जान लेते हैं या उसकी जो जानकारी है वह पहले से ही वैज्ञानिकों को मिल जाती है, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब भूकंप आने की संभावना है। तो इसकी चेतावनी जारी करके जो जन जीवन है या सामान्य जनता है उसको उस स्थान से हटा देना चाहिए।
ताकि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा सके। इससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। भूकंप को कम नहीं किया जा सकता है, परंतु वहाँ से विस्थापन करके जो जन धन की हानि है उसको कम किया जा सकता है। भूकंप आने पर शीशे की खिड़की या नुकीली जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर हट जाना चाहिए। भूकंप के आते ही घरों से निकलकर हमें जो खुले स्थान हैं वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि जो इमारतें हैं या बंद स्थान हैं उनके धराशायी होने का खतरा रहता है और इसमें लोगों के दबने की भी आशंका अधिक हो जाती है। इसलिए हमेशा खुले स्थानों पर पहुँच जाना चाहिए। खुला स्थान ना अगर मिल रहा है या नहीं आपको भागने की समय मिल पा रहा है तो आपको किसी मेज के नीचे या जो दरवाजे के चौखट है या पलंग के नीचे बैठ जाना चाहिए। मकान की दीवारों या जो भारी सामान है उनसे थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। दरवाजों के पास खड़े होकर चौखट के पकड़ लेना चाहिए या चौखटों के पास खड़े हो जाना चाहिए। और खुले स्थान पर भी अगर हम पहुंचते हैं तो हमें जो बिजली के पोल्स हैं या बिजली के खंभे हैं उनसे दूर हटना चाहिए, ताकि विद्युत पोल अगर गिरता है तो वह आपके ऊपर ना गिरे। भूकंप से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में जो भूकंप के मकान हैं या जो रहने वाले मकान हैं वह लकड़ी के बनाए जाने चाहिए। अगली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। बाढ़ क्या होती है? जब किसी भी क्षेत्र में जो नदी होती है वह अपने प्रवाह क्षेत्र से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में अपने जल को प्रवेश करा देती है, उस स्थिति को हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी तौर पर जलमग्न हो जाता है, यानी ये परमानेंट नहीं होती है, परंतु एक अस्थायी तौर पर जो क्षेत्र है उसमें पानी भर जाता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अगर लगातार मूसलाधार बारिश होती रहे तो भी नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कभी कभी जो बांध टूट जाते हैं या तटबंध टूट जाते हैं उनके कारण भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर कि अस्थायी तौर पर जो नदियों का पानी है वह रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है और यहां पर घर हैं या जो भी आपके दुकानें हैं वह डूब गए हैं। बाढ़ के कारण क्या होते हैं? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है जब लगातार पानी तेज़ी से बरसता रहता है या सामान्य जो वर्षा होती है उससे जब अधिक मात्रा में पानी बरसता है तो बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, या इस परिस्थिति में नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण वह अपने प्रवाह क्षेत्र से निकलकर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती हैं। पर्यावरण विनाश, विशेषकर वनोन्मूलन। पर्यावरण विनाश का अर्थ है कि जब लगातार पेड़ काट दिए जाते हैं या चट्टानों को अपनी जगह से हटाया जाता है या जो प्राकृतिक घास है उसको अपनी जगह से हटा दिया जाता है तो उससे जो मिट्टी की मजबूती है या जो मिट्टी का जो कठोरता है वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ जब हम लोग लगातार पेड़ों को काटते रहते हैं तो पेड़ चूँकि जो वर्षा के जल को अपनी जड़ों की सहायता से भूमि में प्रवेश करा देते हैं, और अगर पेड़ जिस स्थान पर नहीं होंगे उस स्थान पर वर्षा का जल सीधे जो स्थल क्षेत्र है उसमें ही भरा रहता है और ज़मीन में प्रवेश या जो भूगर्भीय जल है उसमें प्रवेश नहीं करता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बढ़ जाती है। भूस्खलन। जब किसी भी वजह से, चाहे वह भूकंप की वजह से या चट्टानों को अनावश्यक रूप से तोड़ने की वजह से भूस्खलन होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े जो हैं वो नदियों में आकर गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो नदी की धारा है वह अवरुद्ध हो जाती है और धारा अवरुद्ध होने के कारण जो जल है वह दूसरे इलाकों में प्रवेश कर जाता है। प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध। जब नदी अपने एक बहाव क्षेत्र में बहती है या उसका एक निश्चित बहाव क्षेत्र होता है, जब उसमें किसी भी प्रकार का अवरुद्ध आ जाए, चाहे वह भूस्खलन के कारण हो, हिमस्खलन के कारण हो या अन्य कारणों से उसके मार्ग में बाधा आती है, तो वह अपने निश्चित स्थान से निकलकर दूसरे स्थानों में उसका जल प्रवेश कर जाता है। बांध, तटबंध और बैराज का टूटना। अचानक किसी भी बांध का टूट जाने की वजह से उससे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पानी भर जाता है।
या कोई भी तटबंध लगा रखा है। तटबंध मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि जब नदियों का स्तर रोकने के लिए छोटे छोटे तटों पर बांध बना दिए जाते हैं, ये मानव निर्मित बांध होते हैं छोटे छोटे, या पानी के प्रवाह को रोकने के लिए छोटे छोटे निर्माण कर दिए जाते हैं, उनको हम लोग तटबंध कहते हैं। जब अचानक से ये किसी भी वजह से टूट जाते हैं तो वहाँ से भी पानी निकलकर और जो आपके कृषि क्षेत्र या रिहायशी क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश कर जाता है। अल्प समय में मूसलाधार वर्षा, जब कभी कभी बहुत तीव्र गति से वर्षा बहुत कम समय में होती है, और जब कम समय में वर्षा होती है तो भूमि को उसको सोखने का समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी जल स्तर बढ़ जाता है और वह जल स्तर बाढ़ का कारण बनता है। अतिरिक्त जल का तीव्र प्रवाह, जब किसी भी वजह से कहीं से भी अतिरिक्त जल नदी में आ जाता है, चाहे वह किसी भी ग्लेशियर के पिघलने से होता है या वह जल किसी भी बांध से पानी अचानक छोड़े जाने की वजह से होता है या किसी दूसरी नदी के अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से होता है, तो उस जल वह अतिरिक्त जल एकदम से जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं या रिहायशी क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश कर बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ के प्रभाव क्या होते हैं? जीवन को खतरा। सबसे पहले जो बाढ़ का हानिकारक प्रभाव होता है कि ये मानव जीवन के लिए खतरा है, यानी जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं और मनुष्य हैं, ये अचानक आने वाली बाढ़ से कभी कभी इनको ये लोग डूब जाते हैं और इनको पानी में डूबकर इनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान का अर्थ है कि चूंकि यह जल रिहायशी क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है और घरों में जो उपस्थित सामान है या हमारी जो पूरी की पूरी फसलें हैं इसके द्वारा नष्ट हो जाती हैं, जिससे लोगों को जनहानि के साथ साथ धन हानि भी उठानी पड़ती है। कीमत का बढ़ना, चूँकि जब जो हमारा वर्षा का जल जब कृषि क्षेत्र में बढ़ जाता है तो कृषि पैदावार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कीमतें हैं या कृषि की कीमतें हैं, अनाज की कीमतें हैं, वो अचानक से बढ़ जाती हैं। या ये वर्षा का जल किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अगर प्रवेश कर गया है तो वहाँ पर जो सामान है या जो डेली उपयोग में आने वाले सामान हैं वो नष्ट हो जाते हैं या वह खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीमतों में वृद्धि आ जाती है। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का अर्थ है कि चूंकि जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जब इसमें वर्षा का जल या बाढ़ का पानी आ जाता है तो जो ऊपर की उपजाऊ भूमि है वह बह जाती है और जो हमारी या खारा जल कभी कभी प्रवेश कर जाता है तो वह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट करता है और जिससे जो मिट्टी की उपयोगिता है या मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वह प्रभावित होती है। पेड़ पौधे, जो कि कभी कभी तीव्र बाढ़ आने की वजह से पेड़ पौधे भी अपनी जगह से गिर जाते हैं। जो हमारी प्राकृतिक घास है वह नष्ट हो जाती है, लगातार पानी भरे रहने के कारण वह घास सड़ जाती है या नष्ट हो जाती है। बिजली कटौती, क्योंकि जब वर्षा का जल रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है तो जो बिजली की कटौती कर दी जाती है ताकि उस क्षेत्र में करंट के प्रवाह को रोका जा सके। जब लाइट की कटौती हो जाती है तो लोगों का जनजीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो जाता है। बाढ़ आपदा निवारण के उपाय। बाढ़ आपदा को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उससे बचा जा सकता है या उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोगों ने 3 स्तरों में विभाजित किया है कि बाढ़ आपदा से पूर्व उपाय, बाढ़ आपदा के दौरान उपाय और बाढ़ आपदा आ चुकी है उसके बाद हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि इससे जन धन हानि को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। बाढ़ आपदा से पूर्व उपाय। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नदी जल मार्गों को सीधा रखने पर ध्यान देना चाहिए। नदियों के मार्ग बदलने से बाढ़ आने की आशंका अधिक रहती है, अर्थात अगर हम लोग जब नदियों के मार्ग को बदल देते हैं, चूँकि नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह से बहती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर हम उनके मार्ग को बदल देते हैं या मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तो उस स्थिति में भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय स्तर पर कृत्रिम जलाशय बनाना, जिससे बाढ़ की स्थिति में जल को कृत्रिम जलाशय की ओर मोड़ा जा सके, यानी जिस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना अधिक होती है वहाँ पर कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि अगर अचानक बाढ़ आ जाती है तो जो बढ़ा हुआ जल स्तर है उसको हम लोग जलाशयों की ओर मोड़ सकें और उस जल को वहाँ से जलाशयों की तरफ ला सकें। नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था, इससे वर्षा के अधिक जल को कम जल क्षेत्र की ओर मोड़ा जा सकता है।
हम लोगों ने पार्ट 1 में भी इस चीज़ को, सूखा से जो निवारण के उपाय थे उसमें पढ़ा था कि अगर हम लोग दो नदियों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी एक नदी में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है और दूसरी नदी जिसका जल स्तर कम रहता है, अगर हम ऐसी दोनों नदियों को जोड़ देते हैं तो जब बाढ़ आने की संभावना होती है तो जिस नदी का जल स्तर कम रहता है उसका प्रवाह उस ओर मोड़ देने से उसका जो पहले वाली नदी है उसका जल स्तर कम किया जा सकता है और जो दूसरे वाली नदी है जिसका जल स्तर कम रहता है उसके जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से बाढ़ और सूखे दोनों की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तटबंधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जो तटबंध होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं और इनकी मजबूती पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इनको जो उद्देश्य के तहत हमने बनाया है, ताकि नदी के प्रवाह को कम करने के लिए या नदी का जो जल स्तर है जब वो बढ़ता है तो पानी शहरी क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्रों में प्रवेश ना करे, उस उद्देश्य को ये पूरा करें। तो इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, समय समय पर इनकी मरम्मत कराते रहना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ आपदा को रोकने के लिए भूस्खलन पर नियंत्रण करना चाहिए। सड़कों के निर्माण हेतु विस्फोटकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन भी बाढ़ आने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। जब बड़ी बड़ी चट्टानें जलधारा को रोकती हैं या प्रभावित करती हैं, उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तो उस स्थिति में सड़कों के निर्माण के लिए विस्फोटकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विस्फोटकों का प्रयोग जब हम करते हैं तो चट्टानें हिल जाती हैं या चट्टानें अपनी मजबूती खो देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आसानी से भूस्खलन हो जाता है और भूस्खलन होने की वजह से बाढ़ आती है। नगर नियोजन के दौरान जल निकास व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से जल धाराओं का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी नगर को निर्माण करते हैं या नगर का नियोजन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निकासी की व्यवस्था है, पानी के निकासी की व्यवस्था है, वो सुनियोजित होनी चाहिए। कहीं पर भी पानी के रुकने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी जो जलधारा है उसके जो प्राकृतिक मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। नदियों, तालाबों व झीलों के निकट अतिक्रमण के द्वारा बसाव कार्यों पर पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि क्षति न्यूनतम हो। चूँकि बाढ़ जो है जब आती है तो नदियों के जो आसपास की जनसंख्या है या आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको अधिक प्रभावित करती है। तो ऐसे स्थानों पर जो बसाव कार्य हैं, यानी जहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको रोकना चाहिए। वहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर अचानक से बाढ़ आ गई है तो वहाँ पर जनधन की हानि कम से कम हो। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों पर सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाना चाहिए तथा वन विनाश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में पेड़ पौधों को कटने से रोकना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। क्योंकि पहले भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो जल को भूमिगत जल में परिवर्तित कर देते हैं, या उनकी जो जड़ें होती हैं वो स्थल जल को भूमिगत जल में प्रवेश करा देती हैं और साथ ही साथ मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो वह जल जड़ों की सहायता से जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है और स्थल का जल बढ़ नहीं पाता है और बाढ़ को रोका जा सकता है। अब बाढ़ अगर आ गई है उस दौरान हमें क्या उपाय करने चाहिए? जल बहाव के मार्ग में सतह पर रेत के मोटे मोटे थैले रख देने चाहिए, क्योंकि रेत के थैले जो होते हैं वो वर्षा के जल को या बाढ़ के जल को सोखने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो थैले हैं वो मार्ग में रख देने चाहिए, ताकि बाढ़ के जो पानी को शहरी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश के लिए रोका जा सके। कमज़ोर इमारतों से निकल कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने चाहिए। इसके लिए जो सरकारी प्रयास हैं या स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए कि जो जनसंख्या है या जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। बाढ़ के दौरान पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक होता है, क्योंकि जब जल भरता है तो पेड़ अपनी मजबूती खो देते हैं और गिर जाते हैं। इसके स्थान पर हमें किसी भी घरों की छत पर या सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। अब बाढ़ जब हो जाती है या बाढ़ आ चुकी होती है उसके पश्चात हमें क्या उपाय करने चाहिए? घर तथा आसपास के क्षेत्रों की जो सफाई है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो वहाँ पर मच्छर हैं,
और हानिकारक जो कीटाणु हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं उनके प्रवेश की संभावना बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि इन कीड़े मकोड़ों के काटने से या मच्छरों के काटने से रोग उत्पन्न ना हो और वहाँ के जो लोग हैं वो इन जो संक्रामक रोगों के शिकार ना हो पाएँ। युवा पीढ़ी को मिलकर स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चलाना चाहिए, जिससे मिट्टी के कटाव की समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सके। यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे कि मिट्टी के कटने की समस्या को रोका जा सके और जो बाढ़ की एक तीव्रता है या बाढ़ की लीला है उसको कम किया जा सके। सरकारी स्तर पर प्राप्त हो रही सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु क्षेत्र के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जब कि कोई भी आपदा आती है देश में तो जब हम लोगों को जानकारी उसकी होती है तभी हम लोग उससे जो लाभ है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसके साथ संपर्क में रहना चाहिए ताकि सरकारी स्तर पर जो भी सहायता मिल रही है उसका लाभ उठाया जा सके। बाढ़ के पश्चात जो भी चारों ओर पानी भरा है उसमें जो कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं या मच्छर मार दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव अवश्य करना चाहिए ताकि संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। इसके साथ साथ ही पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो दूषित जल पीने के लिए बाध्य ना हो, क्योंकि बाढ़ के दौरान जो स्वच्छ जल होता है उसको भी क्षति पहुंचती है। कुओं में या जो साफ़ सुथरे जो पेयजल के साधन होते हैं उनमें भी पानी से नुकसान पहुंचता है या उनमें भी पानी भर जाता है, तो पेयजल की समस्या भी इस क्षेत्र में उपस्थित हो जाती है। तो लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था अवश्य कराई जानी चाहिए। अब जो बाढ़ के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग कैसे नियंत्रित करेंगे? सबसे पहले बाढ़ चेतावनी सिस्टम, यानी जैसे ही नदियों का जल एकदम से नहीं बढ़ता है, नदियों का जल धीरे धीरे बढ़ता है, तो सरकारी स्तर पर चेतावनी दे देनी चाहिए कि नदियों का जो जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, या जो भी सरकारी स्तर पर सहायता की जाए या व्यवस्थाएं की जाए, रेत के थैले इकट्ठे करना या जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं तटबंधों की सुरक्षा करना, उनको नियमित तौर पर देखा जा सके। और चेतावनी सिस्टम जब जारी हो जाता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं सुरक्षित स्थान पर चले जाने के कारण जन धन की हानि को भी रोका जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो भवन होते हैं उनके निर्माणों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए ताकि वहाँ पर लोग जो हैं वो रहें ना, और अपना जो इस मकान है या घर है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से थोड़ा दूरी पर बनाएं ताकि जो जन हानि और धन हानि को कम किया जा सके। जल भंडारण प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए, यानी जो भी हमारे प्राकृतिक जल संसाधन है, कुएं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, आपके जलाशयों का निर्माण, ऐसे निर्माणों को पर जोर देना चाहिए ताकि जो वर्षा का जल है वह सीधा स्थल में, क्षेत्र में या नदी के जल स्तर को ना बढ़ाए। और जब जल भंडारण प्रणाली होगी तो जो वर्षा का जल है वह नदियों के जल स्तर को ना बढ़ाकर भूमि में प्रवेश कर जाता है या सुरक्षित हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग जब पानी की कमी होती है या बारिश नहीं होती है उस समय पर हम उस भंडारण से उस जल का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, यानी पानी के निकासी के स्थान को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। जो शहरी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इनमें अगर निकासी की व्यवस्था नहीं है तो जो नालियों का पानी है वह शहर से बाहर नहीं निकल पाता है या गांव से बाहर नहीं निकल पाता है और वह उसी क्षेत्र में भरता रहता है, जिसकी वजह से भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बाढ़ बैरियर स्थापित करने चाहिए। बाढ़ बैरियर यानी जो बाढ़ की तीव्रता को कम कर सकें या बाढ़ के जो पानी के प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम कर सकें, ऐसे बैरियर भी जगह जगह पर बनाए जाने चाहिए। अगली प्राकृतिक आपदा है सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्री लहरों की श्रृंखलाओं को कहा जाता है। यह जापानी भाषा के जो शब्द हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु शब्द का अर्थ होता है समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी बंदरगाह की लहरें। सुनामी का तात्पर्य है कि बंदरगाह क्षेत्र में आने वाली लहरें को सुनामी कहा जाता है। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल उत्पन्न होती है तो उसमें एक तूफान उठता है और ऐसी जो तूफान होता है
वो बड़ी बड़ी या ऊंची ऊंची तरंगों को उठाने के लिए जिम्मेदार होता है। इन जो तूफान होता है या तेज हलचल के कारण जो लंबी रेलें या लहरें उठती हैं, उनका आवेग बहुत तेज होता है और ये बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे रिहायशी इलाके हैं या तटीय इलाके हैं उनमें प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पर तबाही का कारण बनती हैं। ये जो सुनामी लहरें होती हैं वो सामान्यतः जो ज्वारीय लहरें होती हैं, यानी हमारी जो ज्वार भाटा के समय लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हीं लहरों की तरह होती हैं, परंतु इनकी तीव्रता और उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण ये थोड़ी सी भयानक होती हैं या तबाही का कारण बनती हैं। इनके प्रमुख कारण क्या होते हैं या सुनामी आने के कारण क्या हैं? वैसे तो सुनामी आने के कई कारण होते हैं, परंतु उनमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और असरदार कारण होता है भूकंप। अब हम लोगों ने भूकंप के दौरान भी पढ़ा, भूकंप के कारण जो समुद्री क्षेत्र में हलचल होती है, जिसकी वजह से जो समुद्र का जल स्तर है उसमें एक व्यापक परिवर्तन होता है या उसमें बहुत ही तीव्र या ऊंची लहरें उठती हैं, और ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र में तबाही का कारण बनती हैं। ज्वालामुखी के कारण जब किसी क्षेत्र में तटीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी होते हैं जब वो फटते हैं तो उसकी वजह से भी समुद्री के जो तल होता है उसमें हलचल उत्पन्न होती है और इन हलचल के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। ज़मीन धंसने या फिर किसी अन्य तरह का विस्फोट होने पर भी सुनामी आती है। जब समुद्री जो तल होता है उसमें किसी भी वजह से ज़मीन धंस जाती है तो उसकी वजह से समुद्र का ऊपरी जल स्तर है वह ऊंची ऊंची लहरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का आसपास विस्फोट होता है वह भी सब सुनामी का कारण बनता है, या कोई उल्का पिंड आकर अचानक से समुद्र में गिर जाता है जिसकी वजह से जो समुद्री लहरें होती हैं उनमें तीव्र हलचल उत्पन्न होने के कारण सुनामी आती है। सुनामी आने का मुख्य कारण भीषण भूकंप और विस्फोट होते हैं, और ये समुद्र की ऊपरी परत अचानक से खिसककर आगे की ओर बढ़ जाती है और समुद्र अपनी समानांतर स्थिति में ऊपर की ओर बढ़ जाता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। उस वक्त जो लहरें बनती हैं वही लहरें जो हैं वो सुनामी होती हैं। सुनामी लहरों की गति बहुत तीव्र होती है। सामान्य जो लहरें होती हैं उनकी गति इतनी तीव्र नहीं होती है, परंतु सुनामी जो लहरें होती हैं उनकी गति बहुत तीव्र होती है। ये 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ती हैं। लहरों की जो ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है या इससे भी अधिक होती है। कभी कभी ये जो गति होती है वह 500 से 800 मीटर की भी होती है। यह सुनामी की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये लहरें 300 किलोमीटर की से अधिक लंबाई वाली होती हैं और जब समुद्री तटों पर पहुंचती हैं तो ये भीषण तबाही का कारण बनती हैं। यानी इन लहरों की जो गति के कारण और ऊंचाई के कारण ये विनाश का कारण बनती हैं। गहरे सागरीय क्षेत्रों में इन लहरों की जो लंबाई होती है वो 2-3 फुट होती है, परंतु तटीय क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते इनकी जो ऊंचाई होती है वह 30 से 100 फुट तक ऊंची हो जाती है, और ये 30 से 100 फुट ऊंची लहरें जब तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो भारी जनधन का कारण बनती हैं। सुनामी लहरों के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? जल स्तर में वृद्धि। चूँकि जो भी सुनामी होती है वह लहरें ही होती हैं समुद्र की, तो ये समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देती हैं। या हम कह सकते हैं कि जब ये जो पानी होता है ये जो वहाँ के जलाशय या नदियों में प्रवेश करता है तो ये वहाँ के जल स्तर को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ पर भी पानी के बहाव को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके से वहाँ पर पानी से संबंधित रोग, कीड़े मकोड़े, हानिकारक जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वह भी उस क्षेत्र में फैल जाते हैं। स्थलाकृति में बदलाव। स्थलाकृति में बदलाव का अर्थ होता है कि सुनामी के कारण कभी कभी जो छोटे छोटे टापू होते हैं वह पूरी तरीके से अपनी रचना में परिवर्तन कर देते हैं। जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी उसकी वजह से जो इंदिरा पॉइंट था भारतवर्ष में वह पूरी तरीके से उसने अपने स्थल में परिवर्तन कर दिया है। कुछ छोटे छोटे टापू जो होते हैं या द्वीप होते हैं वह उनका अस्तित्व ही सुनामी के कारण मिट जाता है। ज्वालामुखी का सक्रिय होना। सुनामी के कारण जो उस क्षेत्र के ज्वालामुखी होते हैं वह भी सक्रिय हो जाते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन। जो सुनामी के कारण चूँकि समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ होती हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही ये जो जल है जब ये शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है
तो वह वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक घास है, इनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति व्याप्त हो जाती है। कभी कभी ये जो लहरें होती हैं, ये पूर्ण जो प्रजातियां होती हैं, दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, इनको यह पूर्णतया नष्ट कर देती है। दुर्लभ प्रजातियों पर संकट, जैसा कि अभी चर्चा की कि जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, चाहे वह जीव जंतुओं की हों, जड़ी बूटियों की हों, प्राकृतिक वनस्पतियों की हों, पेड़ पौधों की हों, ये कभी कभी पूरी जो प्रजाति हैं ये इन पर संकट उत्पन्न होता है और ये पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं। पीने के पानी के स्रोतों का समाप्त होना, चूँकि ये जो समुद्री जल है यह खारा होता है, यह आपका जब रिहायशी इलाकों में प्रवेश करता है या तटीय इलाकों में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो पीने के जल स्रोत होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से जल संकट उस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। इसके भवनों को क्षति, ये रिहायशी इलाकों में या तटीय इलाकों में जो स्थित भवन होते हैं या घर होते हैं उनको यह पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जीव जंतुओं को क्षति, जो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो इन लहरों की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। भारी जनधन की हानि, क्योंकि जब भवन नष्ट होते हैं, हमारे खेत नष्ट हो जाते हैं, जल स्रोत नष्ट हो जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत जनधन की हानि होती है। बंदरगाहों को क्षति, चूँकि यह बंदरगाह की लहरें हैं या प्राकृतिक जो तटीय इलाके हैं उनमें ये लहरें उत्पन्न होती हैं, तो जो तटीय इलाकों पर बंदरगाह होते हैं ये कभी कभी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री यातायात होता है वह भी प्रभावित होता है और इसकी वजह से जो व्यापारिक असर भी देश पर पड़ता है। बीमारियों का प्रकोप, चूँकि समुद्र का जल जब रिहायशी इलाकों में भर जाता है तो जल से फैलने वाले जो रोग होते हैं या जल से फैलने वाले जो रोगों की संभावना उस क्षेत्र में बढ़ जाती है और जो महामारियां होती हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है, मच्छरों के पनपने से उत्पन्न जो रोग हैं वह उस क्षेत्र में तीव्रता से फैलते हैं। सुनामी पर प्रबंधन किस प्रकार से करें? सुनामी से बचाव के लिए एक रक्षा किट बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी जो संदेश है या जो चेतावनी है वह सरकार के द्वारा या स्थानीय वैज्ञानिकों के द्वारा लोगों में पहले से दे दी जाती है, तो लोगों को पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक प्राकृतिक किट बना लेनी चाहिए जिसमें खाना, पानी, फ़ोन, दवाइयाँ, प्राकृतिक उपचार की जो साधन है वह अवश्य उस किट में होने चाहिए। एक शहर का एक नक्शा होना चाहिए कि किस प्रकार से जब अगर लहरों का पानी शहर में प्रवेश करे तो किस रास्ते से शहर से वापस या बाहर निकलना है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग की चेतावनी है उससे अलर्ट होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस दौरान समुद्री क्षेत्र में या तटीय क्षेत्रों में ना जाया जाए। जो मछुआरे होते हैं उस दौरान समुद्र में ना जाएं। इसके साथ साथ अगर संभव हो तो तटीय इलाकों को छोड़कर जो अंदर के इलाके हैं जहां पर पानी के प्रवेश की संभावना ना हो, ऐसे स्थानों पर रहा जाना चाहिए। कुछ प्राकृतिक निर्देश भी होते हैं, जैसे कुछ पशु पक्षी होते हैं, जब ये कुछ असामान्य व्यवहार करने लगते हैं तो ये भी सुनामी आने का संकेत होता है। इसके साथ ही जो सुनामी जब आती है तो उससे पहले जो तट का पानी होता है वह पीछे चला जाता है और काफ़ी पीछे चला जाता है, तो यह भी एक संकेत होता है कि निकट समय में सुनामी आने की संभावना है। इन सभी संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनसे अलर्ट होकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। समुद्र तट से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ समय के लिए चले जाना चाहिए ताकि जन और धन की हानि को कम किया जा सके। ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं थीं, जिनका हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा क्या होती है, कारण क्या होता है, उनसे बचने के प्रभाव क्या होते हैं। अब सामूहिक रूप से एक सरकारी तौर पर कुछ आपदा प्रबंधन की प्रयास किए जाते हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि इन आपदाओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की समस्त तैयारियों, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तत्पर अनुक्रियाशीलता इत्यादि के उपायों को इंगित करती है। यानी किसी भी आपदा के आने से पूर्व जो चेतावनी दी जाती है उसकी क्या क्या तैयारी करनी चाहिए,
उस दौरान क्या उपाय करने चाहिए, जब आपदा से हानियां हो जाती हैं तो लोगों का पुनर्वास किस प्रकार से करने चाहिए, तथा आपदा के बाद हानि हो जाने के किस प्रकार से भरपाई की जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों का वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है या जो उपाय किए जाते हैं वह आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। आपदा प्रबंधन की खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपदा प्रबंधन आपदा आने की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं भविष्य के लिए आपदा रोकथाम एवं बचाव इत्यादि कृत्यों तक विस्तारित है। यानी कोई भी आपदा आती है उसको चेतावनी देने के बाद उसका पुनर्वास, पुनर्निर्माण और भविष्य में आपदा ना आए या उसकी रोकथाम के उपाय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। यह संपूर्ण लोक प्रशासन की एक ऐसी विशेष शाखा है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदाओं के नीति नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, राहत, बचाव एवं पुनर्वास इत्यादि का अध्ययन करती है। यानी इस शाखा के अंतर्गत हम लोग किस तरीके से आपदा को रोक सकते हैं, आपदा के दौरान राहत कैसे दी जाए, बचाव कैसे किए जाएं, पुनर्वास कैसे किया जाए, इन सभी शाखाओं पर ध्यान देती है या इन सभी शाखाओं को शामिल किया जाता है। आपदा प्रबंधन एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का अर्थ है ये एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। अर्थात केंद्र, राज्य एवं स्थानीय शासन के साथ बहुत सारे विभाग, संस्थाएं एवं समुदाय इसमें अपना योगदान देते हैं। ये राज्य स्तर और केंद्र स्तर, स्थानीय स्तर, साथ ही साथ अनेक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबके साथ मिलकर ये आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यानी ये एक किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, इसमें कई विभाग शामिल होते हैं। ये प्राथमिक रूप से सरकारी दायित्व को इंगित करती है, परंतु सामुदायिक सहयोग के बिना इस प्रबंधन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अर्थात केवल सरकारी प्रयास ही इसके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जो लोकल लोग होते हैं, ये स्थानीय लोग होते हैं और जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके प्रयास भी इस स्तर पर होने चाहिए। आपदाएं सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक घटनाएं हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ा हुआ है। यानी आपदाओं का समय नहीं है, ये कभी भी आ सकती हैं और ये हमेशा आने वाली हैं। यानी ये किसी मौसम तक निश्चित नहीं रहती हैं, ये कभी भी आ सकती हैं, किसी भी मौसम में आ सकती हैं। तो यह हमेशा चलने वाला एक कार्य है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के कई आयाम हैं जिनके तहत जोखिम विश्लेषण, चेतावनी, यानी जोखिम विश्लेषण का अर्थ है कि कितना नुकसान किसी आपदा से हो सकता है, चेतावनी जारी करना और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए। मान लीजिए स्थानीय स्तर पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो उसकी लोगों के वहाँ पर क्या व्यवस्था की जाएगी, उनको कहाँ पे उनको स्थापित किया जाएगा। बचाव एवं राहत कार्य, बहुउद्देशीय निर्णयन, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण इत्यादि आते हैं। जो आपदाओं के प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। रोकथाम के उपायों द्वारा क्षेत्र को आपदा शून्य करना, यानी किसी भी जो आपदा है उसके इतने उपाय, अच्छे उपाय कर दिए जाएं, इतने व्यवस्थित तरीके से उपाय किए जाएं कि आपदा को रोक दिया जाए, आपदा आने ही ना दी जाए। दूसरा उपाय होता है आपदा से निपटने की तैयारी, यानी जो भी हमारे पास अगर हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, वह इतनी भयानक आपदा है कि वह आएगी, तो उससे अगर वह आती है तो उससे निपटने की हमारे पास क्या तैयारियां हैं, वह इसका दूसरा चरण होता है। तीसरा, आपदा पश्चात राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास, अर्थात यदि आपदा आ गई है तो उसके बाद अब किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, लोगों को और बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके साथ साथ ही किस प्रकार से पुनर्वास किया जा सकता है लोगों का, यानी उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनके लिए घर उपलब्ध कराना, उनको भोजन संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, महिलाओं के लिए कपड़े, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन किया गया। ये जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है या जो NDRF होती है, ये किसी भी क्षेत्र में आपदा अगर आती है तो वहाँ पर इसके जो लोग होते हैं या इसका जो बल होता है वह पहुंचकर तुरंत राहत एवं बचाव कार्यों को करता है।
इस प्रकार से बच्चों यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। किस प्रकार से आपदाएं आती हैं, उनके कारण क्या होते हैं, बचाव क्या होते हैं और उनसे हम लोग किस प्रकार उनको भविष्य में आने से रोक सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।